हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज आइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी दिगंत भाग 2। इसमें हमारा चल रहा है सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है तिरिच। लिखा गया उदय प्रकाश जी ने। और ये उदय प्रकाश जी का जो जीवन परिचय हमने देख लिया था। आज हम इस चैप्टर को, जैसे कहानी जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई कहानी हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं है। जो तिरिच कहानी है वो कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे शुरू हुई है। तिरिच के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक छिपकली प्रजाति का एक जंतु होता है, छिपकली नहीं होती है लेकिन छिपकली प्रजाति का एक जंतु होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उसकी संज्ञा, जो छिपकली प्रजाति का जंतु है तिरिच, उसकी समानता व्यक्त की है शहर में रहने वाले उन लोगों से जो ग्रामीण समुदाय के लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार करते हैं। उन लोगों से ये तुलना की गई है और उन लोगों का एक प्रतीक के रूप में माना है। ठीक है, तो जो लेखक के पिताजी है, ऐसा माना जाता है कि उनको तिरिच नामक जो जंतु है उसने काट लिया। अब ऐसा कहा जाता है कि तिरिच काट लेता है ना तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। उसके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें बताते, गांव वाले भी बताते हैं। तो लेखक अपने स्वप्न में ये सारी बातें सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता जब सामने आती है तो ये पता चलता है कि तिरिच नामक जंतु के काटने से कुछ नहीं हुआ है। उनको तिरिच ने नहीं काटा था। जो वास्तविक तिरिच थे वो शहरवासी थे। शहर के उन लोगों ने उनके पिता को मरने पर मजबूर कर दिया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे उनका दम घुटने लगा और दम घुटते 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 एक समय ऐसा आया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यही कहानी जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं हमारी स्टोरी तिरिच। ठीक है, ज्यादा समझाने का नहीं है, समझाने का होगा मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। इस घटना का संबंध पिताजी से है। लेखक खुद कह रहे हैं, लेखक जो उदय प्रकाश जी है वो खुद यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। किस किस से है घटना का संबंध? एक तो पिताजी है और लेखक का सपना है और शहर है। जब लेखक के पिताजी शहर जाते हैं तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, ये घटना है। और साथ में जो लेखक ने स्वप्न देखा है वो साथ साथ उसके कैसे चलता है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। शहर के प्रति, आजकल तो नहीं है, आजकल तो शहर के प्रति किसी को भी भय नहीं होगा। पहले क्या होता था कि गांव के लोग जो शहर जाते थे तो बहुत सोच विचार के जाते थे और काफी जो अनुभवी व्यक्ति होता था उसे ही शहर भेजते थे ताकि वहां जाकर वो किसी के चंगुल में न फंस जाए या किसी दुविधा में न पड़ जाए। तो बहुत सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति को, जो सीखा हुआ है, जो कई बार जा चुका है, उसे ही शहर भेजा जाता था किसी काम के लिए। तो अब देखिए, पिताजी जब 55 साल के हुए थे, उस समय की बात बताई जा रही है जब लेखक के जो पिताजी है वो 55 वर्ष के थे। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो और वे सोचते ज्यादा थे, बोलते कम थे। जब बोलते थे तो हमें राहत मिलती थी, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। ऐसा लगता था जैसे बहुत दिनों से उनका मुंह बंद था, आवाज नहीं सुनी थी और अचानक से जब बोल जाते थे तो बहुत आराम मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। साथ साथ हमें डर भी लगता था। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे, क्योंकि जो लेखक के पिताजी थे वे रहस्यमय थे, कम बोलते थे। कम बोलने वाले जो लोग होते हैं ना वो रहस्यमय होते हैं, वास्तविक तौर पर रहस्यमय होते हैं। उनके बारे में पता नहीं होता है कि उनका वास्तविक नेचर, जो स्वभाव है वो कैसा है, किस तरह की विचारधारा रखते हैं, क्या सोचते हैं ये। इसलिए जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उनसे कई बार डर सा महसूस होता है। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं, दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती है और उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व है। ठीक है, कभी कभी ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। मतलब साल भर में कभी भी एक बार ही होता था ऐसा कि शाम के समय कभी लेखक के जो पिताजी है वो अपने बच्चों को कहीं बाहर लेके गए। चलने से पहले वह मुंह में तंबाकू भर लेते और तंबाकू के कारण वह कुछ बोल नहीं पाते, वे चुप रहते। ये चुप्पे हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती थी। ठीक है, छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन में उसका जवाब देने की कोशिश करता। यानी कि छोटी बहन कभी बातें करती और वह पिताजी से कुछ पूछना चाहती तो पिताजी तो जवाब नहीं देते, लेखक अपनी बहन को जरूर शांत कर देते थे उनका उत्तर देकर, जिससे पिताजी को कम बोलना पड़े। वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा और बोलने में उन्हें कितनी परेशानी होती थी। आगे देखिए, एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहां से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ क्या है?
कि वे जिस दुनिया में रहते थे वहां से इस दुनिया में आने में उनको बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी। यानी कि चलते 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 लेखक के पिताजी कहीं और सोच विचार कर रहे होते हैं, किसी और विषय पर गूढ़ अध्ययन कर रहे होते हैं, गूढ़ गहन चिंतन कर रहे होते हैं। अचानक से अगर कोई उनसे बात करता है तो उस चिंतन को छोड़कर और फिर उनको यहाँ धरातल पर आना होता है। आसमान में नहीं होते हैं, उस चिंतन उस विचारधारा को छोड़कर और फिर जो उनसे पूछा गया है, जो उनसे बातचीत की गई उस टॉपिक पर उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यह जो दूरी तय करनी होती है, तो लेखक को ये पसंद नहीं था। लेखक सोचते कि मेरे पिताजी जिस चिंतन और जिस विचारधारा में लीन है, मैं मशगूल है, या जिस विचारधारा को सोचते रहते हैं उसी में रहे, उनको व्यवधान न हो, उनको किसी उनके विचारधारा में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। इसलिए वो अपनी छोटी बहन को या और भी कोई कार्यवाही होती है उसमें वह खुद ही मतलब उछल कूद करके या जो भी टपक कर और उसका उत्तर दे डालते थे। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होती नहीं थी। जैसे वह यही पूछ लेती थी कि सामने छिहुले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूंकि सारी चिड़ियों को जानता था इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहे। यानी कि लेखक बनती कोशिश यही चाहते थे कि उनके पिताजी आराम से जिस विषय पर सोच रहे हैं, जिस विषय पर गहन चिंतन कर रहे हैं, वो गहन चिंतन उनका बिना रुके चलता रहे, अनवरत लगातार चलता रहे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती, ये हो गया आराम से। चलिए इसको तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि रिपीट हो चुका है। और ये भी रिपीट हो चुका है। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। देखिए बच्चों, लेखक के जो पिताजी उनका स्वभाव बताया है। सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लेखक के पिताजी का जो स्वभाव था वो कैसा था, कि वो शांत रहते थे, कम बोलते थे और उनका जो जीवन था काफी रहस्यपूर्ण था। रहस्यमय क्यों था? क्योंकि वो बोलते कम थे तो उनके बारे में लोग कम जानते थे। अब भाई कोई व्यक्ति है, आया है, वही बैठा है, अगर पिताजी आपके पापा भी ऑफिस से घर आते हैं या कोई भी काम करके घर आते हैं, घर आकर अगर आप सभी से बातें करते हैं तो क्या होता है कि आज क्या हुआ है उन्होंने बताया, आप लोगों ने भी बता दिया, उनसे शेयर कर ली, तो आपसी विचारों का जो आदान प्रदान हुआ होता है उससे हम एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के मन को जानने में सहायक होते हैं और हम जान सकते हैं। लेकिन लेखक के पिताजी बोलते ही नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, जहां जरूरत होती वहां बोलते थे, अदरवाइज वो बोलते ही नहीं थे। तो घर के लोगों के, बाहर के लोगों के लिए नहीं, घर के लोगों के लिए भी रहस्य बने हुए थे। मतलब हमेशा जो बच्चे हैं और उनकी पत्नी हमेशा सोचते रहते, भाई क्या सोच रहे, वो क्या सोच रहे, यानी कि उनका जो चिंतन है वो किस तरफ जा रहा है, क्या विचारधारा है, क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, क्या होना है, या क्या टेंशन है भी या नहीं है। तो ये सारी चीज रहस्य की तरह रहस्यमय बनी रहती थी, सदैव बनी रहती थी, क्योंकि वे मतलब वार्तालाप का जो विचार विमर्श का जो वार्तालाप है वो बनता ही नहीं था। बातचीत का जो सेशन है वो चलता ही नहीं था उनके घर में, तो उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए लेखक और लेखक की जो माँ है वो उनकी जो पति है, मतलब लेखक के जो पिताजी है, उनके जीवन से, उनके जीवन में क्या चल रहा है उनसे अनभिज्ञ ही हमेशा रहा करते थे। आगे देखिए, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। लेकिन वहीं पर रहते हुए उनके जो पिताजी है, जितनी भी जिम्मेदारियां थी, जो समस्याएं थी, उनको पूरा कर देते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया और सब लोग लौटे, तो जैसे मेरी फीस की बात आई या उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था। सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि पिताजी ने कुछ बोला नहीं। मतलब घर के मालिक ने, यानी कि लेखक के जो पिताजी, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि फीस भरनी है या नहीं भरनी है, क्या करना है। तो जब बोला नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि या तो लेखक की माँ और लेखक ये सोच रहे कि या तो पिताजी के बस की बात नहीं है, शायद उनके पास फीस भरने के हेतु पैसे नहीं है, या फिर क्या पता वो भरना चाह रहे ही नहीं भरना चाह रहे। मतलब कई विचारधाराएं होता है ना बच्चों, हमारे मन मस्तिष्क में भी, जब हमें कभी कहीं से उत्तर नहीं मिलता है,
हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, या जैसे मतलब किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो हम यही सोचते हैं ना, या फिर हम किसी से रिप्लाई चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो हम यही सोचते हैं भाई क्या हुआ, या तो व्यक्ति करना नहीं चाहता है या फिर सीधा सीधा मना नहीं कर पा रहा है, जो भी हो, ठीक है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रखकर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई कि भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय करवाया और 100 के 3 नोट मुझे दिए। अब क्या करा बच्चों, लेखक के पिताजी ने एक लिफाफा दिया, उसमें कुछ लिखा और कहा कि शहर में एक डॉक्टर है, उनके पास चले जाना। अब भाई लेखक चले गए। अब उन्होंने सोचा, लेखक ने भी सोचा भाई डॉक्टर के पास क्यों भेजा, कभी बीमार थोड़ी ना। तो क्या हुआ भाई, डॉक्टर साहब ने शरबत पिलाया, क्योंकि वो उनके जो नोन थे, यानी कि लेखक के जो पिताजी और डॉक्टर का बहुत अच्छा सामंजस्य होगा, बहुत अच्छा रिश्ता होगा, बहुत अच्छा संबंध होगा, मैत्री भावपूर्ण व्यवहार होगा, इस कारण से उन्होंने उनको शरबत पिलाया और अंदर ले जाकर खुद के बेटे से भी इंट्रोडक्शन करवाया और उनको एक 100 के 3 नोट दे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास था कि जैसे हम किसी के किले में रह रहे हो, किले में यानी कि किसी दुर्ग में रह रहे हो, किसी फोर्ट में रह रहे हो जहां पर सेनाएं हैं, यहाँ पर जहां पर सब चीजें अनुशासन से होती है, ऐसा उनको प्रतीत होता था। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई है, यानी कि कोई किला है और उसके चारों ओर क्या नहरें खुदी हुई है, यानी कि पानी पानी है। बुर्जे बहुत ऊंची हो, बुर्जे यानी कि जो दीवारें है ना वो बहुत ऊंची ऊंची होती है, बुर्जे नहीं बुर्जे होते हैं। बुर्जे है जो बहुत ऊंची ऊंची, दीवारें जो है वो चारों तरफ इस महल की, इस किले की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो और बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद हो। अभेद का मतलब क्या होता है, जिसे भेदा न जा सके, जिसे भेदा न जा सके, ठीक है, जिसे भेदा न जा सके, यानी कि जिस पर हमला ना किया जा सके। तो लेखक को उनका जो घर है वो कैसा लगता था, किले की जैसा लगता था, यानी कि कोई भी बाहरी शक्ति या कोई भी बाहरी कमी या किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले कौन थे, हमारे पिताजी, रहस्यमय पिताजी। लेकिन पिताजी, उनका जो आसरा था, उनका जो हाथ था हमारे घर पर लगा हुआ था। हम सिर्फ हमारी शिकायतें या हमारी जो कमी है या हमारी आवश्यकताओं उनके सामने प्रकट कर देते थे और वो आवश्यकताएं स्वतः ही, मतलब धीरे 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 जैसे उनसे बनती वैसे वो पूरी हो जाती थी। वो हमारे सामने व्यक्त नहीं करते थे, बस चुपचाप शांत बातें कम करते थे और काम ज्यादा होता था। तो इस तरह से लेखक को लगा कि हमारा जो घर है वो क्या है, किला, और किले के चारों तरफ क्या है भाई, खाई, और खाई में नहर है, और नहर और किले की जो दीवारें बहुत ऊंची ऊंची, ऐसा लगता था जैसे कोई भी इस दीवार को फांग कर हमारा अहित नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे, किला यानी कि बहुत सशक्त व्यक्ति थे, बहुत मजबूत थे। यहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है, क्योंकि मैं एंड तक बताना चाहूंगी कि लेखक के पिताजी की अंत में मृत्यु हो जाती है, और वह क्यों होती है उसका कारण भी बताऊंगी, हम पढ़ेंगे इसके अंदर। शायद आज नहीं पूरा हो पाएगा, मैंने पहले ही बताया आपको, चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे कैसे भी करके। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पिताजी के बारे में इतना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अंत में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु क्यों हो रही है, क्योंकि वो शहर गए थे और शहर की हवा, आबो हवा उनको पसंद नहीं है। पसंद क्या, जो भी लोग थे उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उनको घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, और वो इतने हार गए कि एक पंथ हुआ कि वो उनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले यहाँ पर लेखक जो उनके पिताजी की मजबूती बता रहे, वो ये बता रहे कि वो कितने सशक्त थे, किले की भांति थे, वो सशक्त थे, बड़े थे, मजबूत थे, लोहे की भांति कठोर थे, उनको कुछ नहीं होने वाला। उन व्यक्ति को भी देखिए तिरिच नामक जो शहरी हवा है वो कैसे लग गई। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे, और रात में खूब गहरी नींद में सोते थे, यानी कि मस्त होकर सोते थे। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी होती थी, हमें यह नहीं सोचना होता था कि हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, सब कुछ हमारे हाथ में आ जाता था, खाना हमें समय पर मिलता था, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समय पर हो जाती थी। इसलिए लेखक कह रहे कि मेरे जो पिताजी है वो परकोटे की भांति मजबूत थे, वो मजबूत किला के भांति थे। लेकिन उस दिन शाम को, अब बारी आती है उस घड़ी की जब ये कहानी शुरू हो रही है, लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए
तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। टखना क्या होता है बच्चों? आपने यहाँ पैर देखा होगा, देखो मुझे पैर बनाना नहीं आता, इस तरह से पैर होता है और ये ऐसे उंगली होती है और यहाँ पर पता है एक ऐसा मोटा सा टखना होता है यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, उसे क्या बोलते हैं? टखना। और इंग्लिश में उसे एंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकल बोलते हैं इसे, एंकल। ये टखना यहाँ तक होता है ये। तो ये टखने की यहाँ पर टखने में पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच यानी विषखापर जिसे बोलते जहरीला लिजार्ड, लिजार्ड यानी कि छिपकली, छिपकली प्रजाति का एक जो तिरिच था उसने काट लिया है। तो जिन जिन लोगों को पता चला ना कि भाई फला व्यक्ति को या उस व्यक्ति को तिरिच ने काट लिया है, तो गांव के लोग, गांव में ऐसा माहौल होता है बच्चों कि कहीं किसी के घर में कोई मुसीबत आई होती है तो गांव के बहुत से लोग उनको सहयोग करने आते हैं, या कोई बीमार हो गया तो उनकी पूछ करने आते हैं। जैसे लेखक के पिताजी को तिरिच ने काट दिया तो गाँव के जो लोग हैं उनकी पूछ करने आए, भाई कैसा है, क्या कैसे काट गया, क्या हुआ था, इस पे ये लगाना मरहम पट्टी, जो भी उनका इलाज होता वो भी बताने आ जाते हैं। हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच में थे, जमीन पर बैठे हुए थे। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था, मतलब जो नाई था वो जहर उतारने का काम करता था, तो उसको भी लेके आए। मतलब जैसे तैसे करके तिरिच के जहर को उतार दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो टखना था ना बच्चों, ये टखना हो सकता है यहाँ पर पट्टी बांध दी जिससे जो जहर है वो आगे ना फैले। ऐसा ही होता है ना, अगर हाथ में भी कहीं कोई जानवर काट जाता है, कोई जीव जंतु काट ले, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर वाले भाग में जस्ट वहां पट्टी बांध दो। उससे क्या होता है, जो भी जहर है, जो ब्लड सर्क्यूलर है, हमारा रक्त का प्रवाह है, वो आगे ना बढ़े। थोड़ा दर्द होगा क्योंकि हम जब टाइट पट्टी बांधते हैं तो दर्द होता है, रक्त का प्रवाह थोड़ा रुक जाता है। एकदम नहीं रुकता है, एकदम नहीं रुकता है, लेकिन थोड़ा रुकता है, क्योंकि एकदम रुक जाएगा तो हम मर जाएंगे हाथ। और धीरे धीरे जो हाथ है वो सूजने लग जाता है अगर हाथ पे बांधा है, और काला भी पड़ने लग जाता है क्योंकि रक्त का प्रवाह कम हो रहा था। तो इस कारण से जो लेखक के पिताजी, उनके टखने पर पट्टी बंधी हुई थी ताकि वो जहर है वो आगे ना पड़े। तो अलग अलग लोग आ रहे थे वहां पे, पूछने आ रहे थे गांव में, गांव के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे। और जो नाई था, चुटुआ नाई, वो भी आ गया। अरंड के पत्ते और राख से वो जहर निकालता था, उसने भी कोशिश कर ली। तिरिच एक बार मैंने देखा था, लेखक कह रहे कि मैंने एक बार उस तिरिच को देखा था। तालाब के किनारे पर जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे हाथ थानू था, थानू यानी कि एक, उसमें उसने बतलाया, मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वह तिरिच है ना, काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए, यानी कि सांप तो जब आपको काटेगा जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए, तो उस कारण से वो आपको काट लेगा, ठीक है, या कोई जबरदस्ती उसे तंग करे। लेकिन तिरिच तो नजर मिलते ही दौड़ता है और पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल गोल दौड़ना चाहिए। जो थानू है वो बता रहा है लेखक को कि भाई जो तिरिच है वो कैसा होता है, किस प्रजाति का होता है, और सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता है, बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूली में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिच इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल आसपास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांगे दे। तिरिच सूंघता हुआ दौड़ता जाएगा, वहां आसपास पैर के निशान होंगे और वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और वहां से आदमी की ने छलांग मारी होगी और वहां पर आकर वो उलझ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई जंतु चला, ठीक है, यहाँ पर चलता गया, अब अगर हम भी यहाँ पर कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो हमारी जो गंध है वो लगातार बनी है, तो वो जो जंतु है वो भी लगातार चलता जाएगा। अब यहाँ पर जो थानू वो क्या कह रहा है कि भाई थोड़ा चलो, फिर छलांग मारो, तो यहाँ रुक गया, ये जो स्थान है ये खाली हो गया। अब खाली होने के कारण ये जो मिट्टी है इसमें हमारी गंध नहीं आई है, तो उसको लगा कि भाई यहाँ से भाई खत्म हो गया, फिर यहाँ चले, फिर छलांग मारो, फिर चले, फिर छलांग मारो। इस तरह करके हम किसी जंतु को भ्रमित कर सकते हैं, दिग्भ्रमित कर सकते हैं।
तो जो लेखक के दोस्त थे वो बता रहे थे उन्हें भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो वो सोच रहे अभी कि हाँ मेरे पिताजी ने जो को तिरिच ने काट लिया है और वो कैसा जहरीला है, सांप से भी ज्यादा जहरीला है, और तिरिच ने काट लिया, इसका मतलब वो बच नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। जहां पास पास पैर के निशान होंगे वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी। रफ्तार का मतलब क्या होता है बच्चों? गति। ठीक है, गति। रफ्तार जो है वो विदेशी शब्द है और गति है जो हिंदी शब्द है। खूब तेज हो जाएगी और जहां से आदमी ने छलांग मारी होगी वहां आकर वो उलझन में पड़ जाएगा, सोचने पड़ जाएगा। यहाँ पर वो सोचने लग जाएगा, अरे गंद तो है ही नहीं, इसको रफ कर दो क्योंकि यहाँ पर तो गंद है, अरे गंद तो है ही नहीं, अब क्या करें? तो यहाँ वो यहीं भ्रमित हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति है आगे दौड़ा है वो बच जाएगा। ठीक है, वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। हमें तिरिच के बारे में दो बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता, और अगर उसे बचना है तो तिरिच के पेशाब में लौटने से पहले खुद किसी नदी, कुएं, तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। दो तीन बातें थी जो थानू ने बता दी कि या तो ऐसा होना चाहिए कि तिरिच ने काटा है तो उसको मतलब उसको रोक दे, और अगर किसी नाले, नदी में, नाले नहीं, नदी या नहर में अगर आप डुबकी लगा लो और अपने आप को स्वच्छ कर लो तो हो सकता है तिरिच का जहर आपके ऊपर नहीं चलेगा। बच्चों ना गांव में ना कई तरह की किंवदंतियां चलती है, कई तरह की बातें चलती हैं। ग्रामीण परिवेश में कई ऐसी बातें चलती है जो हमें अंधविश्वास के रूप में भी लगेगी, लेकिन कई बार वो सच भी होती है, सत्य भी साबित होती है। तो उन सत्य बातों को हम कभी कभी जुटला जाते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, क्योंकि हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो हमें उस आध्यात्मिक और उस अंधविश्वासी युग का जो सरोकार है वो कैसे होगा, उसमें विश्वास कैसे होगा? नहीं हो सकता है। आगे देखिए, दूसरी बात यह कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। अगर तिरिच को देखा तो उससे कभी आंख मत मिलाना। आपने देख लिया तो उससे नजर नहीं मिलानी है, बस देख लिया अपनी नजरें हटा लो। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम का मतलब क्या होता है? सारे, सभी। मैं भी सभी बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। लेखक है ना बचपन में दो चीजों से डरते थे और दो चीजों के सपने आते थे, एक तो हाथी और एक तिरिच। तो हाथी तो मैंने पहली बार लेखक को ही देखा कि वो हाथी से डरते थे, अदरवाइज मैंने किसी को नहीं देखा है और सुना भी नहीं है, पहली बार ही सुना है कि हाथी से कोई डरता हो। तो लेखक जो है एक हाथी से डरते थे और एक तिरिच से डरते थे। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता है और वह पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता, उसकी जगह तय नहीं होती थी। मतलब लेखक को अधिकांश जो सपने आते थे ना, या तो हाथी के आते थे या फिर तिरिच के आते थे। हाथी के आते तो क्या होता है, आपको भी कभी सपने आते होंगे, तो सपने में क्या होता होगा, आपके जो प्रतिद्वंदी है या आपको कभी सपना आया तो आप जिससे डर रहे हो वही व्यक्ति आपके पीछे भाग रहा है ना। हमारा डर ही हमारे सपने में आता है कभी कभी, तो वो जो डर है वो आपको पीछा कर रहा, आप भी दौड़ते जा रहे हो। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आप कभी नींद में से जागे हो ना तो हाँफ रहे हो या फिर डर रहे हो, ऐसे कांप रहे हो। या तो हाँफना आपको समझ में आएगा कि मैं एकदम थक के से गया सोता सोता, है ना, अचानक से पानी की तलब रहेगी, अचानक थक गए हो जैसे कहीं दौड़ते दौड़ते, या फिर ऐसा होगा कि अचानक से कपकपी लग जाएगी, यानी कि डर है, एकदम इतना डर है कि भाई अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सीधा मार ही देंगे क्या मुझे। और अचानक से आपकी आंख खुलेगी और आंख खुल के वो लगेगा कि नहीं ये तो सपना था। इतनी बड़ी तसल्ली मिलेगी, शायद इतना बड़ा सुख जीवन में आपको कभी मिले नहीं सकता है। ऐसा भी हुआ होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा किन किन बच्चों के साथ ऐसा होता है, कौन कौन बच्चे हैं जो सपने देखते हैं और ऐसे डरते हैं, है ना। तो लेखक जो है हाथी का सपना देखते हैं, तो हाथी जब उनके ऊपर दौड़ता है तो लेखक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वहां हाथी से लेखक अपने को बचा लेते हैं, लेकिन वे डरते जरूर है। लेकिन तिरिच जब दौड़ता है तो वे नहीं बचा पाते हैं और वे आगे दौड़ते ही जाते हैं। उसकी जगह तय नहीं होती। कोई जरूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में
पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे, वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान में या कमरे में कहीं भी दिख सकता था। सपने में लेखक जब तिरिच का सपना देखते थे तो उनको जो तिरिच है वो कहीं भी दिख जाता था। पिक्चर हॉल में दिख जाता, सिनेमा हॉल में, दुकान में, बाजार में, सब जगह। जहां पर लेखक स्कूल में गए तो वहां भी उनको तिरिच दिखेगा, वास्तविक तौर पर नहीं, इस सपने में वे चाहे बाजार में गए हो, चाहे घर पर हो, चाहे दोस्त के वहां गए हो, तिरिच उनका पीछा कर रहा है, तो वो सपना उनको आता रहता था। आगे देखिए, मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नजर ना मिले, सिर्फ सपने में, है ना। वास्तविक तौर पर लेखक ने तिरिच पीछा कर रहा है, ऐसा पीछा कभी किया ही नहीं है तिरिच ने। लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती और वह दौड़ता और मैं भागता। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास पास रग भरकर। अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था, यानी कि उसको उल्लू नहीं पटाया जा सकता था, किसे, तिरिच को। वह मुझे बहुत घाघ समझकर चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता था कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाला हर विचार के बारे में पता है। लेखक को ऐसा लगता कि तिरिच मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तिरिच यहाँ पर संबोधन कहीं और से है कि जो लेखक सपना देख रहा है तो सपने में वो कह रहा है कि जो तिरिच है मेरे बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए मैं जहां जहां जाना, मैं मन में सोचता कि मैं यहाँ जाऊंगा तो तिरिच मेरा पीछा करता, मैं ऐसा सोचता कि मैं उड़ूंगा तो तिरिच मेरा पीछा करता, मैं सोचता कि मैं छलांग लगाऊंगा तो तिरिच मेरा पीछा करता। मतलब हर क्षण लेखक की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लेखक को लगता कि तिरिच मुझे अच्छी तरह से जानता है, अंदर से जानता है, इसलिए वो लगातार मेरा पीछा करता रहता था। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक का मतलब होता है पीड़ादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना। कौन सा था सपना? था भाई तिरिच का लेखक का पीछा करना। तिरिच के द्वारा लेखक का जो पीछा करना होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, खौफनाक, पीड़ादायक और भयाक्रांत, जो उनको भय से आक्रांतित कर देते थे, वह था तिरिच का पीछा करना या ये सपना। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत सी डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह तो सपना है। क्या है? सपना है। कई बार होता है ना, पहले मैं भी बचपन में मुझे भी ऐसे है ना भूतों के सपने आते थे। एक्चुअली क्या है ना, हॉरर फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद था और मैं देखती थी कई बार, और भूतों की बातें भी करती थी, कहानियां जो होती थी ना वो भी सुनती थी, और साथ में एक बाल हंस, एक मतलब पत्रिका आती थी, उस पत्रिका को भी पढ़ती थी। एक बच्चों की बाल हंस आती थी जैसे, और एक चुटकुलों की भी आती थी, या फिर कहानियों की भी आती थी, और कहानियों में ना संवाद टाइप में आती थी, कॉमिक्स जिसे बोलते हैं वो आती थी। और मुझे हमारे समय में चलती थी और हमारे समय के बाद भी चलती थी, लेकिन पुरानी चीजें थी ना, छोटे थे, बचपन की बात बता रही हूँ, बिल्कुल शायद हम 5th 6th 7th 8th तक हमने ये शायद कॉमिक्स पढ़ी है, और मैं पढ़ती थी, और उसमें जो हॉरर जो कहानी होती थी ना, या भूत वाली जो कहानी होती थी उसको पढ़ती। उसके बाद जब नींद ही नहीं आती और आ जाती ना, तो फिर वो ऐसे ही सपने लेकर आती और मैं जोर से चिल्ला जाती, और उससे मुझे पता चलता कि भाई ये जो कहानियां हैं ये मुझे डराती है। तो अब ये जो कहानी जब पढ़ रही हूँ ना, जिसमें लेखक को तिरिच का सपना आया, तो मुझे भी अचानक से याद आ गया कि मुझे भी ऐसे भूतों के सपने आते थे। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता, मृत्यु नहीं, तिरिच द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं अपने सपने में ही कोशिश करता कि किस तरह जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल एन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता था। लेकिन लेखक देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। लेखक जो है वो सोच रहे हैं कि जो तिरिच है ना, वो सपने में ही नहीं, वास्तविक तौर पर भी मुझे मारना चाहता है। अब तिरिच कौन है बच्चों? भाई यहाँ पर तिरिच जो लेखक ने एक कमेंट किया है, व्यंग किया है, वो क्या है? लोगों पर।
ऐसे लोगों पर जो तिरिच की भूमिका अदा कर रहे हैं, तिरिच जैसे जहरीले हैं, जो लोगों का सर्वनाश कर देते हैं, उनका अहित कर देते हैं। तो जो लेखक है वो आंखें खोल रहे हैं, वो जागृत है, वो इन लोगों से बचना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी ये लोग उनको मात दे देते हैं। वो उन लोगों से डट कर सामना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये तिरिच नामक जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपना जहर उनके सामने उगलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो लेखक है वो पूर्ण रूप से तिरिच के रूप में शहरी जनजीवन और शहरी लोगों के विचारों की तरफ संकेत कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगह डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक लेती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था। अब भाई माँ को क्या पता कि क्या हो रहा है, माँ तो यही सोचेगी क्यों मैं बिना बात के बच्चे को जगाऊं, भाई नींद खराब हो जाएगी। लेकिन लेखक का ये है कि अगर जगह डालती तो सही रहता, मैं तिरिच के खौफ से बच जाता। मैं रोज रोज जो तिरिच का सपना देखता हूँ और तिरिच मेरे पीछे भागता है, उस डर से मैं शायद कभी किसी दिन शांतिपूर्वक और अच्छी सी नींद ले पाता। ठीक है, अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता दौड़ता और चीखता रहता था। मतलब लेखक जो है, नींद जैसे ही उनको नींद आती, वो हमेशा ही उस नींद में या तो भागते हुए, दौड़ते हुए, चीखते हुए कि मुझे बचाओ, तिरिच से बचाओ, और तिरिच से बचने के लिए जैसे तैसे कहाँ ऊपर चढ़ना है, कहाँ छलांग लगानी, ये सब काम करते रहते थे। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरिच से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी। आवाज लगाना, कि आवाज कुछ बोलकर मैं शायद, अगर मैं सपने में कुछ बोल जाता तो शायद मैं बच जाता। लेकिन लेखक को ये अनुभव, ये आवाज कब होता कि मुझे बोलना है, अंत में होता, जब सपना पूरे होने वाला होता है, जब वास्तविक तौर पर वे उठने वाले होते हैं, जागने वाले होते थे, तभी उन्हें याद आता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी। तब जब मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता है, कि तिरिच बिल्कुल मुझे काट लेने वाला होता था ना, तब मुझे याद आता था, उससे पहले मुझे याद नहीं आता था। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती, मौत के नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं गिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूं, और वह पल आ जाता तब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं जोर जोर से बोलने लगता, और इस आवाज के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता और मैं जाग जाता। मतलब लास्ट में ऐसा लगता कि वो हवा में है और तिरिच उनको पकड़ने वाला, उस समय जोर जोर से बोलने लगता है। वैसे उनको पता है कि अगर मैं बोल लेता तो शायद मैं अपने सपने से छूट जाता और डर से मुक्त हो जाता, लेकिन होता भी यही है। हम सोचते हैं ना, वैसे सपने में नहीं होता है, सपने में सब कुछ उल्टा होता है। हम दौड़ रहे, हमारा पीछा कर रहा, कोई दौड़ते जाते, हम हाँफते जाते हैं, और अंत में जब वो पकड़ने वाला होता है ना, जब अचानक से सपना टूट जाता है। ऐसे ही आपको कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला होता है जब सपना टूट जाता है ना। कई बार माँ मुझसे पूछती थी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था, मैं जानता था। इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिच ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। कि जो लोग लेखक को गिराने के लिए, नीचा गिराने के लिए, उनका हास करने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए, या उनको मतलब ईर्ष्यावश उनकी हानि करने के लिए जो लोग दिन रात लगे हुए थे, और जिनसे बचने के लिए लेखक दिन रात, मतलब रात सपने के माध्यम से बता रहे हैं कि दिन रात वो दौड़ते हैं उनसे बचने के लिए, उनसे बचाव के लिए हरसक भरसक कोशिश करते हैं। उन्हीं लोगों रूपी तिरिच ने ही लेखक के पिताजी को काट लिया है। और लेखक कह रहे कि मैं उससे जानता था, अच्छी तरह से पहचानता था, सब जान पहचान वाले लोग थे। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मारते तो यह पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता और फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उसकी उतनी चिंता नहीं रह गई थी। अब चिंता क्यों नहीं रह गई कि चलो फाइनली पिताजी ने उस तिरिच को मार दिया है, मतलब इतना तो है कि वो बच जाएंगे।
बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी कि तिरिच को तो मार दिया है और अब क्या होगा, अब मेरे पिताजी जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था, और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था, उसका वध हो चुका था। मतलब लेखक बहुत खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे, आंतरिक तौर पर प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा जो पुराना शत्रु था ना, जिसे मैं रोज सपने में देख रहा था, वो मर चुका है, अब वो मेरे सपने में नहीं आने वाला है। अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही आई, पिताजी की झाड़ फूक चलती रही, कांटे के जख्मों को चीरकर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जख्म में भरा गया। और मैं निश्चिंत था क्योंकि लेखक को लगा तिरिच को मार दिया तो ज्यादा जहर फैलने वाला नहीं है। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था, अदालत में पेशी थी। उनके नाम का समन आया था। समन का मतलब होता है कि अदालत की तरफ से आपका बुलावा आता है, आपको किसी केस के या किसी मुद्दे के उपलक्ष्य में आपको बुलाया जाता है तो वहां आपको पेश होना पड़ेगा। सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 होती थी। गांव में ऐसा ही होता है, बहुत कम परिवहन के साधन होते थे, तो 2-3 बसों का ही जुगाड़ होता है, उसमें से किसी जो भी आपको मिली उसमें चले जाए। गनीमत थी कि पिताजी जैसे सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। अब देखिए, पिताजी को तिरिच ने काट लिया था और उन्होंने अपने टखने की वहां पट्टी बांध दी थी। गांव के लोग आए, झाड़ फूक करा और खून को बाहर निकाला, क्योंकि तिरिच को मार दिया था इसलिए खून को बाहर निकाला और पट्टी बांध दी कि चलो अब ठीक हो जाएगा। जो भी मरहम पट्टी थी पोटेशियम परमैंगनेट लगा दिया कि अब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे गाँव बढ़ जाएगा। अब भाई जैसे ही शहर जाना था, शहर जाने के लिए बस तो मिली नहीं, लेकिन ट्रैक्टर मिल गया तो ट्रैक्टर में बैठे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंचने वाला था, यानी अदालत खुलने से काफी पहले। रास्ते में तिरिच वाली बात चली। भाई पिताजी, अब पट्टी बंधी हुई देखी होगी किसी ने, तो पूछ लिया भाई साहब क्या हुआ आपको। पिताजी ने बता दिया, मुझे तिरिच ने काटा है। फिर पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी ये 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अब भाई देखिए, टेंशन देने वाले लोग वैसे भी हमारे आसपास रहते हैं, तो उन्होंने टेंशन दे दी पिताजी को। कह दिया कि आप सोच रहे हो कि आपको जहर नहीं चढ़ेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा मत सोचिए। तिरिच का जो जहर है वो 24 घंटे बाद भी असर हो जाता है। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं नहीं छोड़ने देना चाहिए था, उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। अब बच्चों क्या है भाई, लेखक के पिताजी ने तो नहीं जलाया, वो तो बस उसको मार कर आ गए थे। अब क्या करेंगे, अगर जला देते तो शायद बच जाता। मतलब एक चीज और बताना चाहूंगी, आप जितने लोगों से मिलोगे ना, आपके कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को लेकर फला व्यक्ति के पास गए तो क्या होगा बच्चों, जितने लोगों से आप मिलोगे ना उतने इलाज बताएंगे और उतनी ही बीमारियां बताओगे। जैसे आपको बुखार आया है, आप एक व्यक्ति के पास गए, भाई काढ़ा पी लेना, एक दूसरे व्यक्ति से मिले, भाई क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है, भाई फला डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके पास जाना भाई, एक खुराक में ठीक कर देगा। तीसरे व्यक्ति से मिले, फिर बोला भाई बुखार आ रहा, अरे मैं उसके पास जाऊंगा, भाई एक व्यक्ति ने कहा है, ए ने कहा है कि उस अच्छे डॉक्टर के पास जाना, बी के पास जाना, तो सी बोलेगा बी के पास नहीं, डी के पास जाना, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मतलब वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। आपको हर कोई अलग अलग इलाज बताएगा। तो ऐसे जो लेखक के पिताजी है, ट्रैक्टर में बैठ तो गए। अब बैठने के बाद उन्होंने ऐसी बातें चलती, बोलते हैं क्या हुआ, देखो भाई दिखाओ, तो लेखक के पिताजी ने दिखा भी दिया। भाई दिखाया तो घाव देखकर जो राम अवतार जी साहब जो थे, उन्होंने कहा भाई देखो, आप सोच रहे हो कि आप इसको हल्के में ले रहे हो, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा, तिरिच का जो असर है वो बाद में भी हो सकता है। अरे एक व्यक्ति कह रहा है भाई तुमने मार दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जलाए क्यों नहीं, जलाने से जहर और मर जाता है। अब ये जो बातें हैं ये चलती रहेगी और हमारे पास समय की बहुत कमी है, मुश्किल से 4-5 मिनट बचे और अब हम इस चैप्टर को करेंगे यहाँ पर दी एंड, आधा है हमारा,
अभी इसको विराम देंगे और कल मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि बच्चों देखिए हमारी जो क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी नेटवर्क इश्यूज की वजह से, अदरवाइज आधे से ज़्यादा चैप्टर आज कर लेती। तो कल चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चैप्टर खत्म करना है, चाहे मुझे लेट तक ही पढ़ाना पड़े, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है चल तो रहा है, पद्यखंड अभी शुरू नहीं हुआ। पद्यखंड के लिए कहूंगी कि 2 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म करूंगी पक्का, बस तिरछ और जो शिक्षा वाला चैप्टर है ना ये खत्म हो जाए, उसके बाद 2 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म, यानी कि एक हफ्ते में एक खत्म। जैसे बिहार 10th का हो रहा है ना, वैसे हम बिहार 12th का भी ऐसे ही करेंगे। तो ज्यादा नहीं बचा है, और ग्रामर राइटिंग पोर्शन ये तो हमारा हो ही गया है, आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल पढ़ने वाले ही है, तो टेंशन तो है ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल इस चैप्टर को दी एंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, ओके बाय।